हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आती थी खबर, आ रहे हैं जी खान साहब को लेने के लिए। उनके जाने के बाद कोई ऐसी कोई डिस्कशन हुई हो या कोई इस तरह की जहाँ पे फीलिंग हो कि यार शुडंट हैव गॉन? आपने बतौर हुकूमत एंड ऑपोजिशन नहीं बैठना, बतौर सियासी पार्टियां साथ बैठना है। अगर एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि वी आर नॉट अप फॉर डायलॉग, तो एक डेडलॉक कैसे ईज होगा? कि हम ऑपोजिशन से या बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे या बहुत ही कम बात करेंगे, ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं थी। आपके इख्तलाफात इस हद तक नहीं थे कि आप टेबल पे ना बैठ सके। नवाज शरीफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल भी आए थे और उसके बाद बनी गाला भी गए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी अब हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि यह सियासी निजाम मुल्क के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। एक एक करके तकरीबन सब हमसे आगे निकल गए, तो यार खुदा का वास्ता बस कर दो, अब तो मान जाओ ना, हमारी मुखालफतें कुछ नहीं है। इस वक्त क्या निजाम है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा सवाल है, अगर जवाब मिल जाए ना मुझे बता देना। एक फीलिंग है कि जी हम तो एम्पावर्ड ही, हमारी तो कुछ सुनने वाला नहीं है, और इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। पाकिस्तान में आप यही नहीं फैसला कर सक रहे हैं कि आपने निजाम चलाना क्या है। जिस मर्जी बंदे को आप लाके बैठा दें, जब निजाम ही ठीक नहीं है तो उसने कामयाब नहीं होना है। पिछले 2 साल के अंदर कितना पैसा पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर ले गया, सर आपकी सोच से बाहर। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उस पॉइंट तक पहुंचते हुए आपने एंग्रो कप ज्वाइन की, एंड देन हाउ डिड यू अचीव दिस हाइट एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की? टोटल 16 साल मेरी जो तालीम है वो सब सरकारी इदारों में। ये कि आपका पहला इंटरेक्शन विद खान क्या था? आप ये पूछना चाहते हैं एडा लंबा कैसे हो गया? तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो लिफ्ट कराते थे मुझे वो जुबैर भाई थे। पाकिस्तान में कोई पहला घर तो नहीं था जिसमें 2 लोगों की अलग आइडियोलॉजी हो, बट आप लोग क्या उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह हैंडल करते थे घर में? इस तरह हैंडल करते थे कि बातें नहीं करते थे। एक स्ट्रॉन्ग जनरल उमर थे, वो घर में भी ऐसे ही थे या ही वाज डिफरेंट? एक रात सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, सो उठ के मैंने फिर जाके गिव अप कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू से कि उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट से देयर इज समथिंग टू लर्न, एंड दैट्स द रीज़न वी ऑलरेडी हैव इन माइंड कि हमने उनके चाइल्डहुड से लेके उनके माजी, उनके हाल, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके क्या प्लान्स हैं, उन सब के बारे में बात करनी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक बहुत बड़ा नाम असद उमर साहब। असद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर। शाहजी नाराज ही ना हो। शाहजी आपसे नाराज नहीं होंगे होपफुली। नहीं, एंड नॉट ओनली फॉर्मर मिनिस्टर बल्कि 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, एंड दोनों में बड़ा अपना एक अच्छा रोल आपने अदा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज समथिंग जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो, माजी में आपसे बहुत सारे सियासी सवाल पूछे जाते हैं, बट इन पे क्यों नहीं बात की जाती ज़्यादा कि हाउ वॉज असद उमर एज अ किड एंड हाउ वॉज असद उमर व्हेन ही वॉज ग्रोइंग अप? अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाहते हैं एडा लंबा कैसे हो गया? ये इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाउ वाज आई एज अ किड? बच्चा था जैसे बाकी बच्चे होते, नॉर्मल सा बच्चा था। कितने बहन भाइयों के? हम माशाल्लाह 7 थे जी। अब एक भाई का इंतकाल हो गया। 7 में मैं सबसे छोटा हूँ, और सबसे छोटों में भी मेरे और जो सेकंड सबसे छोटे हैं उसमें 7 साल का एज गैप है। अच्छा। और तमाम जो फर्स्ट कजन्स हैं उनमें भी मैं सबसे छोटा हूँ। तो आप तो बचपन से स्पॉइल्ड ब्रैट। मैं वही कहने लगा था, पैम्पर्ड या बुलीड? टोटल पैम्पर्ड। बुलीड भी? ना बुलीड सवाल ही नहीं पैदा। तो मेरी अम्मी ऐसी कम तो ऐसी नहीं करते थे किसी का। सो एक जो इमीडिएटली मुझसे बड़े भाई थे ना, वो उनके साथ वो जाहिर है ही रिजेंटेड फॉर 7 years, ही वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली। एकदम से एक और ये आ गया तो उसको बहुत लिफ्ट मिलती थी, तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा कभी होता था। अम्मी घर में नहीं है तो उनके साथ हुआ ना, तो मैं आई वुड बाइड माई टाइम। उधर से देखा ना, गाड़ी अंदर आ रही है, पोर्च के अंदर अभी अम्मी उतरने वाली है, तो वहीं पे आपने मारी जमीन पे छलांग लेट के, और आपने ऐसी दाढ़े मारी जैसे अब आप शहीद होने वाले हैं। अम्मी से छोटे भाई का ख्याल नहीं कर सकते। बाकियों को डांट पड़ी? टोटली नहीं, वैसे भी सारे वो, बिकॉज इतना एज गैप इतना ज्यादा था ना कि वो सब। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अपने भाई बहन नहीं, बल्कि खास सबसे ज्यादा बहन मेरी 13 साल मुझसे बड़ी है, तो सबसे ज्यादा उन्होंने पैम्पर किया, लेकिन उसके अलावा भी बाकी कजन्स जो थे। तो वैसे जनरली अटैचमेंट सबसे ज्यादा मतलब सिबलिंग्स में होता है ना, किसी एक के साथ आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं? सबसे ज्यादा तो जैसे मैंने कहा ना कि बचपन के अंदर बहन जो थी मेरी, उस वक्त तक वालिद साहब सीनियर हो चुके थे,
तो सोशल लाइफ बड़ी एक्टिव थी अम्मी अब्बू की, तो उनके साथ मैं बहुत आपा के साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ था। फिर भाइयों के अंदर उस एज ग्रुप में जो मतलब अगर आप हैं 10 साल के और आपके भाई 17-18 साल के हैं, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तो छोटे भाई को लोग जो है लिफ्ट नहीं कराते, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो लिफ्ट कराते थे मुझे वो जुबैर भाई थे। अच्छा, हाँ, तो आपकी मतलब चाइल्डहुड टाइम पे अटैचमेंट उनके साथ सबसे ज्यादा थी? सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे उस वक्त। अच्छा, वैसे जनरली मेरा ख्याल है सारे बहन भाइयों में 2 ही लोग सियासत में आगे आए, और उनमें भी आप 2 ही आगे आए। तो जब आप सियासत में भी आए अमली तौर पे, तो आप लोगों की कोई इस मामले में डिस्कशन होती थी? आपकी बॉन्डिंग बहुत थी, वो टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी पे थे, आप टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी, व्हिच मेक सेंस। पाकिस्तान में कोई पहला घर तो नहीं था जिसमें 2 लोगों की अलग आइडियोलॉजी हो, बट आप लोग क्या उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह हैंडल करते थे घर में? इस तरह हैंडल करते थे कि बातें नहीं करते थे। तो सियासी में जुबैर भाई से बातें, मुझसे 8 साल बड़े हैं, तो वो उनसे मैं कभी आर्ग्यू नहीं करता था, लेकिन उसके नतीजे में ये ज़रूर हुआ कि जो क्लोजनेस थी, जितना मिलते थे, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया। उसकी प्रॉब्लली एक वजह ये भी थी कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, एंड एट द सेम टाइम वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। एंड वक्त ने बताया कि आपने एक अच्छी हाइट अचीव की विद योर पार्टी, एंड उन्होंने अपनी पार्टी के साथ बड़ी गवर्नर बने, बहुत बड़ी बात है, आप फेडरल मिनिस्टर बने। गोइंग बैक इन टाइम अगेन आपके चाइल्डहुड में आपका ब्रॉटअप, आपने भी बात की कि एक सोशल लाइफ हेक्टिक थी काफ़ी, और पेरेंट्स में एवरीबडी नोज आपके वालिद साहब वाज इन द आर्मी, एंड बैक देन आर्मी कुछ चीज़ डिफरेंट नहीं थी, बल्कि इनफैक्ट अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है जिस वक्त से गुजरा था, और आपके वालिद एक बड़े रेलेवेंट और बड़े एक स्ट्रॉन्ग जनरल थे। तो हाउ वाज ही आपके साथ घर में कैसे थे आप? वो जो बाहर वाला एक स्ट्रॉन्ग जनरल उमर थे, वो घर में भी ऐसे ही थे या ही वाज डिफरेंट? अच्छा, मैं आपको पहले तो बताता हूँ, जो आप रिस्पेक्ट की बात करें, मेरी जो आँख खुली ना, जो सबसे पहले ज़िंदगी की जो यादें हैं, वो हैं मेरी 1965 क्वेटा। मेरे वालिद साहब इन्फेंट्री स्कूल इंस्ट्रक्टर थे, और वहीं से 65 के महाज पर गए। राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर, वो भी इन्फेंट्री स्कूल क्वेटा से गए थे, दोनों वहीं से गए। मेरे वालिद साहब जो हैं अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं, वो लाहौर के पास उन्होंने आके डिफेंड किया BRB कैनाल का। 6 की सुबह को पहले शहीद हुए, निशान हैदर मिला। मेरे वालिद साहब जो थे वो पोस्टेड खेमकरन थे, साहिवाल के पास है, इंडिया का कस्बा। वो पहला टेरिटरी था जो पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी के ऊपर 65 की जंग के अंदर कब्जा किया। सो वो 65, तो आप लोग छोटे, आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त फ़ौज की जो मुल्क के अंदर जो मोहब्बत थी और जो सब इज्जत थी, वो तो पीक था बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का। अच्छा, जब लेकिन उसको तो कर्नल थे 65 की वॉर के अंदर। जनरल साहब जब बन गए, जनरल साहब को मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। हम लोग KD एक्सटेंशन कराची में मेरा स्कूल के डेज गुजरे, वहीं पे हमारी क्रिकेट टीम थी मोहल्ले की। शौकीन थे आप? और ऐसी इतनी, मतलब आप सोचें क्वालिटी टीम की कैसी थी। उस वक्त ज़्यादा क्रिकेट होती लाहौर कराची थी, तो कराची लाहौर, आधी टीम कराची, आधी टीम लाहौर पाकिस्तान की होती थी, तो इतना अच्छा क्वालिटी। तो सिंध कोर्ट्स की और पंजाब कोर्ट्स की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, अंडर 14 की टीम सेलेक्ट हुई, अंडर 15 की टीम सेलेक्ट हुई। तो उसके अंदर जो है सिंध की हम ट्रायल देने के लिए, नेशनल स्टेडियम के पास ही हमारा घर होता था, KD एक्सटेंशन जो है। तो हमारे मोहल्ले की जो टीम थी, पूरे सिंध से जो 20 लड़के सेलेक्ट हुए उस कंपटीशन के अंदर, स्टेडियम भरा हुआ था, नेशनल स्टेडियम जो अंदर गए, हम तो देख के डर गए थे कितना बच्चा है, इतनी क्राउड। 4 लड़के हमारे मोहल्ले की टीम पे सेलेक्ट हुए उसके अंदर। तो इतनी अच्छी क्रिकेट हमारी थी वहाँ पे। वो हमारी जो क्रिकेट टीम थी सिंध कोल्ट्स वाली, हमसे जो सीनियर टीम थी उससे जावेद मियांदाद और सिकंदर बख्त ने टेस्ट खेले। अच्छा। और बल्कि मैं सिकंदर बख्त को ये स्टोरी, उसने कहा यार तुम्हारी को ये स्टोरी सुनाते हो। तो मैं पहले दिन जब गया ना नेट्स के अंदर, तो वो पुरानी टीम और नई टीम जो थी दोनों थे। ठीक। तो अच्छा, मैं नहीं जानता था सिकंदर बख्त को उस वक्त, तो मैं बैटिंग करने के लिए, हम 14 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने आप को समझता था बड़ा मैं बैट्समैन हूँ, बैटिंग करने जाऊँ, मेरा बल्ला इधर तक आए, बॉल नेट पे जाके लग जाए, बड़ी बेइज्जती हो रही। मैंने कहा यार बॉल। तो वो जो थे साहब, वो सिकंदर बख्त थे, जो उसके कोई 4-6 महीने के बाद टेस्ट खेले पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, so you were playing against technically a टेस्ट बॉलर, तो जाहिर है 14 साल की एज में नजर ही नहीं आ रही। फिर हमारी टीम से रिजवानुज़्ज़मान, शुएब मोहम्मद, कोर्ट्स की जो टीम थी, और अनिल दलपत, 3 लड़कों ने टेस्ट क्रिकेट खेली। सो अच्छा, तो वो मैं बता रहा था, वालिद साहब का पूछ रहे थे, जो हमारे मोहल्ले के लोग थे ना, सारे लड़के, वो सब कमेंट करते थे कि यार तुम्हारे वालिद जो हैं वो तो तुम्हारे साथ जोक्स भी करते हैं, हमारे साथ भी मजाक करते हैं इतने, तो ये कैसा जनरल है। तो नहीं, वो जो जनरल का कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं था।
So you were almost playing against a test cricketer and सिकंदर वक्त का बड़ा एक नाम भी था, and he was a very quick bowler. तो मैं समझता हूँ कि यानी अगर आप उस करियर में घुसे तो probably would have achieved something out of that as नहीं well. वो भी बड़ा एक फैसला था। मैट्रिक का हमारा इम्तिहान करीब आ रहा था। पहले तो स्टार्ट हुए तो डेली प्रैक्टिस होती थी हमारी, ठीक। और संडे को मैच होता था। अच्छा। अपनी टीम का। सही। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वो हफ्ते में 2 मैच होने शुरू हुए, फिर 3 मैच होने शुरू हुए, तो एक मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि या अब आपने सीरियसली पढ़ना है या आपने सीरियसली क्रिकेट खेलनी है। तो मैं एक रात सारी रात जागता रहा, सोचता रहा, सो उठ के मैंने फिर जाके गिव अप कर दिया। बल्कि बड़ी मजेदार उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन, वो हमारे कोच होते थे उमर खान, उस वक्त हमारी टीम के। तो नेशनल स्टेडियम सड़क के इस तरफ है, दूसरी तरफ नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर है। मैं उसके बाद बैडमिंटन खेलनी शुरू कर दी, कॉलेज के लिए खेला, कराची बोर्ड के लिए खेला, कराची यूनिवर्सिटी के लिए, कराची डिवीजन के लिए, इंटर कॉलेज जीती, नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी फाइनल हमने खेला, नेशनल इंटर बोर्ड फाइनल हमने खेला। तो वो बैडमिंटन खेलने के लिए आया था, तो उमर खान को अपनी टीम को लेके आए हुए थे, तो लड़कों के साथ भाई मैं गया हूँ कि मिलने के सर कैसे हैं ये वो एक्सेट्रा। तो मैं जब जा रहा था तो किसी ने पूछा कौन है, इसने कहा होता था हमारे साथ कोर्ट्स में होता था, पता नहीं क्यों छोड़ दिया इसने, अच्छा खेलता था। लेकिन जिस स्पोर्ट में आप गए आपने वो भी अच्छी खेली, और फिर देन आप एजुकेशन में चले गए और आपने प्रेफरेंस दी कि अपनी मैं तालीम को पूरा करूं। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन जो थी, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था इनटू, ऑब्वियसली जब एक बंदा डिग्री लेके निकलता है, आज भी नौजवान जो डिग्री लेके निकलता है, फर्स्ट थिंग जो उसको चाहिए दैट इज अ जॉब। ही वांट्स टू गेट टू वर्क, ही वांट्स अ गुड जॉब, ही वांट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू पहली नौकरी ढूंढना? आपको भी कोई उस तरह थोड़ा सा धक्के खाने पड़े नौजवानों वाले, या यू गॉट अ गुड जॉब इनिशियली? अच्छा, जो हमारे वक्त की जो सूरत हाल थी, पहले तो आपको मैं बता दूं, मेरी तालीम जो है ना, वो सारे टोटल 16 साल मेरी जो तालीम है वो सब सरकारी इदारों में। सर सैयद स्कूल पिंडी, पायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कराची, वेरी गुड, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एंड IBA कराची, सारे 16 साल सरकारी स्कूल मेरा पायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें ₹1 महीना फीस होती थी। क्या बात है। डस्टर टूट जाता था तो बारी लगती थी लड़कों की या लड़कियों की कि किसने डस्टर लेके आना है। कुर्सी टूट गई तो भाईजान पे जमीन पे बैठो या घर से लेके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे स्कूल में, लेकिन क्वालिटी तालीम मिली। उसके वक्त MBA जो है नया बड़ा पॉपुलर होना शुरू किया था, बड़ी चीज थी, और IBA कराची वाज द ओनली, मतलब कोई करीब भी नहीं था। IBA स्टिल हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन, लेकिन उस जमाने में तो करीब भी नहीं था ना, एक ही, लिटरली द ओनली गेम इन द कंट्री। बिल्कुल ठीक। तो इंतहाई कंपेटिटिव होता था उधर एडमिशन। तो हमारे वक्त में 2,500 लोगों ने, लड़के लड़कियों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, और 25 को हमें 24 या 25 को हमें एडमिशन मिला। सो ये तो अंदर एंटर होना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, उस IBA के अंदर एंटर होना। जब एक दफ़ा एंटर हो गया ना IBA, तो मैं रेपुटेशन था। हमारे साथ कॉलेज में एक लड़का था, मुझसे 1 साल जूनियर था। तो जिस वक्त वो मेरी खबर आई ना कि IBA में मेरा एडमिशन हो गया, तो मुझे कहता है कि बस अब तो अपना किसी का रिश्ता भिजवा दें किसी का। मैं रिश्ता भिजवा दूं? क्यों? मेरे पास IBA में हो गया, आपकी आप तो जिंदगी मांगी, इंतजार क्यों भाग रहे हो, पागल हो गया। जब IBA से निकले ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आपको नौकरी का इंतजार करना पड़े। नो वे, विद इन डेज ऑफ माई, इनफैक्ट मैंने फाइनल इम्तिहान नहीं दिया हुआ था जिसको ऑफर आ गई थी। हांगकांग शंघाई बैंक मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। चौधरी फरीद अहमद मेरे पहले बॉस थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू बड़ा कमाल का इंटरव्यू था। क्या एक सवाल पूछा, एक सवाल, पूरा इंटरव्यू खत्म। अच्छा। उन्होंने ऐसे करके देखा, वो भी IBA के पढ़े थे, ग्रेजुएट 1972 या 73 के ग्रेजुएट थे, मैं 84 के ग्रेजुएट हूँ। ठीक। तो फरीद ने देखा CV, कहते हैं ये आपका GPA इतना हाई क्यों है? ग्रेड पॉइंट एवरेज इतनी आई कि मेरी 4.0 थी उस वक्त। तो 4.0 तो होता ही 4 है टोटल उस वक्त तक टोटल, बाद में थोड़े कम हो गया था, लेकिन फिर आई एंडेड अप विद हाईएस्ट GPA इन माय क्लास। लेकिन माशाल्लाह, तो वाइड सवाल ये मैंने, मुझे क्या पता, मेरे टीचर से पूछे क्यों ज्यादा। अच्छा, उस वक्त जो है वो ज़्यादा का वक्त आ गया था, फ्राइडे की छुट्टी हो गई थी। बिल्कुल ठीक। तो बस संडे की सुबह आ जाए, मैंने कहा जी इंटरव्यू के लिए, और नहीं नौकरी के लिए। Hired But that's immediately. That's it. Excellent, excellent. And then for how many years आप उनके साथ? 7 महीने सिर्फ, 7 महीने उनके साथ रहा। फिर मुझे एक्सॉन से, उस वक्त एक्सॉन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी फर्म होती थी, नंबर 1 ऑन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट। सो एक्सॉन से मुझे ऑफर आई,
और वो ऑफर मैंने इसलिए नहीं कि एक्सॉन इतना मुझे वो नहीं था, बिजनेस एनालिस्ट की जो मैं काम करना चाहता था, कैपिटल बजटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैं कॉर्पोरेट मतलब की चीज मिली ना, जो मेरे शौक की शौक चीज था, थी शौक था। जिसमें स्ट्रेट एज मेरे सारे आए हुए थे। मुझे बैंकिंग फ्रैंकली बहुत बोरिंग लगा, पहले 7 महीने मैंने की, बहुत बोरिंग लगा। उसके बाद से बैंकिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, उसको बहुत ही बोरिंग होती थी। तो उस वक़्त फिर मैं एक्सॉन में आ गया, एक्सॉन पाकिस्तान में काम किया, फिर एक्सॉन कनाडा में काम किया। मैं कनाडा में ही था तो बाय आउट हो गया, तो एक्सॉन सोल्ड इट्स फर्टिलाइजर प्लांट सारी दुनिया में। पाकिस्तान का वाज द सेकंड लास्ट टू गो, द लास्ट वाज कनाडा। तो आप रिटेन होते रहे काफी देर तक? हाँ, नहीं, मैं उधर ही था। अच्छा। इधर पाकिस्तान बिक गया, इधर पाकिस्तान का फर्स्ट एवर मैनेजमेंट लेड बाय आउट हो गया। मैं कनाडा बैठा हूँ, अब मुझे कोई पूछना ना, वो कनाडा वाले बोल रहे हैं कि भाई वापस जा घर, ना पाकिस्तान वाले बुला रहे। तो मैंने एक दिन फोन किया उठा के, मेरे जफर अहमद खान उस वक्त होते थे, बाद में सीईओ बने एंग्रो के, मेरे बॉस थे। तो मैंने फोन किया, वो वीपी फाइनेंस थे उस वक्त, मैंने फोन किया, मैंने कहा जफर मैं वापस आ रहा हूँ। थोड़ी देर पॉज था, उन्होंने कहा सर आई होप समबडी विल ऑफिशियली कम्युनिकेट। मैंने कहा जी बिल्कुल। अगले दिन डग मिल मेरा मैनेजर होता था कनाडा में, मैं उसके पास गया, मैंने कहा डग प्लीज सेंड अ फैक्स टू जफर खान टेलिंग ही इज रियली आस्क्ड यू वांट टू गो बैक। नहीं तो आप अपनी एग्जिट खुद प्लान कर रहे थे कि जल्दी जल्दी बुलाओ मुझे वापस? मैं तो बता रहा हूँ, मैंने फोर्स किया उसको, डग से वो लिखवाया। उसके बाद वो स्टीव ग्रिफिथ होता था हमारा प्लांट मैनेजर, मैं रेड वाटर प्लांट में काम कर रहा था। तो स्टीव ग्रिफिथ जो है वो मुझे जब मैं इंटरव्यू दे के दरवाजे, इंटरव्यू नहीं मतलब एग्जिट, उसको खुदाफिज करने के लिए गया हुआ था, दरवाजे तक पहुंचे तो उसने मुझे आवाज दी, हे एसन, आई सेड यस स्टीव, ही सेड इफ यू एवर चेंज योर माइंड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल। Really? I said Steve, this is a call you ain't gonna get. अच्छा, वो मेरा एक दोस्त था मार्टिन मेरिट, मैं भी सेक्शन हेड था, वो भी सेक्शन हेड था, साथ बैठे लंच पे, तो मुझे हर हफ्ते 10 दिन बाद पाकिस्तान याद आ जाता था। तो एक दिन मुझे कहता है, you realize us Canadians we take this as a kick in our teeth. मैंने कहा यार तू मुझे बताओ, मैंने आज तक कभी कनाडा की बुराई की है? इसे नहीं, तो तुम पाकिस्तान क्यों करते हो? मेरे घर है यार, मैं घर के बाहर नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है। उसने कहा क्या व्हाट डू यू मिस देम? मैंने कहा मुझे ये अभी तक मुझे याद है, मैंने जवाब उसको, मैंने कहा तुम क्या मिस करते हो? मैंने कहा सुबह का जंग का अखबार, उर्दू की शायरी, अल्ताफ हुसैन के स्टेटमेंट्स, बड़ी चीजें, अल्ताफ हुसैन के बयान। उसने कहा हु इज अल्ताफ हुसैन? मेरे को ये तेरी समझ में नहीं आएगा, तू अगर पाकिस्तानी नहीं है तू नहीं समझ सकता। तू समझ ही नहीं सकता लेवल के अल्ताफ भाई का क्या सीन है। नहीं, इसी चीज को आगे लेके जाते हुए, जो चीज जब व्हेन यू जॉइन पीटीआई, तो जो सबसे ज्यादा चीज अवाम में आई थी ना, कि पाकिस्तान का सबसे महंगा तरीन सीईओ, हाईएस्ट पेड सैलरी 7 मिलियन, कई जगह कोई 5 मिलियन कोट कर रहा था, कई जगह 7 मिलियन कोट कर रहा था। ये जो पॉइंट आपने अचीव किया, एंड देन अगेन ये 7 मिलियन तब की बात है जब 90 रुपए पर डॉलर खड़ा था। ये आजकल सारे जो हैं सीईओज बड़ी कंपनीज के जो है वो 3 करोड़ एंड अबव की रेंज में आ गए। Exactly. पर मंथ, exactly. सालाना नहीं, ये महीने की। तो वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंगली उस टाइम का 70 लाख अब 3 करोड़ बनता भी है, मतलब लॉजिकली इट मेक्स सेंस। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि उस पॉइंट तक पहुंचते हुए आपने एंग्रो कब ज्वाइन की, एंड देन हाउ डिड यू अचीव दिस हाइट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की? ओके, सो एक्सॉन मैंने ज्वाइन की 1985 फरवरी 3 फरवरी 1985 को मैंने ज्वाइन की। 27 साल में कंपनी में रहा। Still remember the date? I still remember the date. And उसके बाद 11 मई 2012 मेरा आखिरी दिन था, और 11 मई 2013 को इलेक्शन था, एग्जैक्ट 1 साल इलेक्शन से पहले। और उसके अंदर जैसे मैंने कहा मेरी कनाडा में पोस्टिंग हुई, वापस आया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक नई टीम बनी, बायआउट हुआ था मैनेजमेंट, पाकिस्तान की तारीख का मैनेजमेंट टीम वाज इन कंट्रोल। शौकत रजा मिर्ज़ा, बहुत बड़े कॉर्पोरेट गुरु, मेरे पर्सनल मेंटोर, बहुत बड़े गुरु, बहुत ही बड़ा नाम, उनकी ट्रेनिंग में फिर उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप बनवाया, मैं उसको हेड कर रहा था। सारी प्लानिंग वगैरह की जो एंग्रो की बाद में शक्ल बनी, जो डाइवर्सिफिकेशन की, वो काम उस वक्त शुरू किया हमने। सो वो करके फिर मैं 36 साल की मेरी टोटल एज हुई थी, और एंग्रो असाही पॉलीमर एंड केमिकल्स कंपनी एक बनाई गई। एंग्रो, असाही ग्लास और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन। मित्सुबिशी the largest Japanese company, and by that time they'd overtaken Exxon in sales also. They'd become number 1 in the Fortune 500 list. So 2 Japanese बड़ी companies और हम, and chief executive हमारा, वो project जो शुरू से उसकी जो planning वगैरह थी वो मैंने lead की थी। शौकत मिर्ज़ा साहब ने 36 साल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया उस कंपनी का। मेरा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था, वो असाही ग्लास से आया। फुजीशिमा सान मुझसे को 20 साल पढ़ा था। सो वहाँ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फर्टिलाइजर ऑपरेशन, वापस एंग्रो में आया।
और 2004 की जनवरी को 5 जनवरी को चीफ एग्जीक्यूटिव एंग्रो बन गया। और उसके बाद 8 साल 8.25 साल मैं ये करता रहा। और फिर इमरान खान साहब ने जो मुझे बार बार मैं ये पूछना चाह रहा था ये कि आपका पहला इंटरेक्शन विद खान क्या था और उसके बाद हाउ ही बिकॉज आई नो आपको मूव करना इतना आसान नहीं अपनी जगह से। पहला भी बड़ा मजा आता नहीं। मैं आपको बताऊं खान साहब में बहुत सारी खूबियां हैं, उनमें सबसे बड़ी खूबी जो है ना, उनको पता है मैंने किसको क्या चीज बोल के कन्विंस करना है, ठीक है ना, मैंने बेचना कैसे अपना आइडिया। फैंटास्टिक है। पहली मीटिंग भी बड़ी मजेदार थी। पहली मीटिंग वो आए एंग्रो और फंड रेजिंग करने के लिए आए शौकत खानम की। नया शौकत खानम उस वक्त बना था, पता नहीं स्टार्टअप भी हुआ था या नहीं था, या अब भी उसी वक्त स्टार्टअप हुआ था या होने वाला था स्टार्टअप। ये 96 की बात है, ठीक है ना। तो वो आए हमारे पास, हम 4-5 जो सीनियर लोग थे, चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त मिर्ज़ा साहब भी थे, शौकत मिर्ज़ा साहब वो थे, ज़फ़र अहमद ख़ान थे, मैं था, एक परवेज़ गयास आई थिंक साथ थे। हम लोग साथ बैठे, वो 5 मिनट में हो गया जी, बिल्कुल आप जो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, हमें पैसे दे। फिर मैंने कहा जी वो तो हो गया, ये बताइए इलेक्शन में क्या हुआ है। तो बहुत हंसे और उन्होंने स्टोरी सुनाई कि यार मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था इलेक्शन, मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की अपनी पार्टी वालों को, माने नहीं। वो सब जलसे देख के समझे कि हम बहुत बड़ा इलेक्शन जीतने वाले, इलेक्शन लड़िए बेड़ा खड़ा करा लिया अपना। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। उसके बाद फिर कई दफ़ा मुलाकातें होती रही मुख्तलिफ, मैं सीनियर हो गया उस पोजीशन के अंदर, फिर इंटरेक्ट करते रहे। फिर जो पॉलिटिकली सबसे पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई वो थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, शाहराह दस्तूर के ऊपर लॉयर्स मूवमेंट की मार्च थी एक सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट तक। खान साहब भी वहाँ पे आए हुए थे, मैं सिविल सोसाइटी, उस वक्त हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कराची में कॉल्ड पीपल्स रेजिस्टेंस, मैं उसका हिस्सा था। हालांकि मैं कॉर्पोरेट सीईओ था, लेकिन मैं उसका हिस्सा था। काली पट्टी पहन के दफ्तर जाता था और हम हर वहाँ पे कराची में जुलूस निकाल रहे क्या क्या। तो इस्लामाबाद भी हम पहुंचे हुए थे। बिल्कुल ठीक। वहाँ से मुझे अभी तक याद है, मैं वापस आ रहा था तो पार्लियामेंट लॉजेस के सामने से गुजरा था, सामने इमरान खान आ रहे थे, साथ उमर चीमा, उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई। तो हम तीन जो है वॉक करके साथ आए, गपशप लगाते रहे। तो पॉलिटिकली सबसे पहली वो मुलाकात हुई। मीडिया में सबसे पहली मुलाकात, मैं प्रोग्राम करने गया टैमी हक का। ओके। पैनल क्या था? पैनल था इमरान खान, शरी रहमान और असद उमर। व्हाट अ पैनल। ठीक है, ये वही 2007 का कोई टाइम फ्रेम है। बिल्कुल ठीक। तो जिस वक्त प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो अपना वो क्लिप माइक उतार रहे थे खान साहब का, तुम अपना टाइम बर्बाद करो तो हमारे साथ आओ, मैं खान साहब ही आता हूँ। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स वो 2007 आप समझ लें, वहाँ से लेके 5 साल सिलसिला चलता रहा until I finally said अच्छा। बेसिक उनकी पिच ये थी, 2 चीज़ें, तुम्हें ज़िंदगी में इससे बड़ा चैलेंज चाहिए, तुम्हारे पास जो सलाहियत है, तुम्हें इससे बड़ा चैलेंज चाहिए जो तुम काम कर रहे हो, और दूसरा पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। ये 2 उनकी पिच होती थी। और ये बड़ी राइट पिच थी। अगर किसी को भी कहा जाए कि पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है एक दफ़ा ना रात को कोई भी बंदा, और ख़ासतौर पर वो बंदा जो कनाडा में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए छोड़ के आ गया था, तो उसके लिए यही बड़ा बहुत था। सो वो थी। और ये तनख्वाह, अब भी मुझे कोई 2 हफ्ते पहले एयरपोर्ट पे था, कोई बंदा है मिलने के लिए, उसने कहा सर हमें आज भी याद है वो जो आप तनख्वाह छोड़ के आए थे। मैंने कहा यार उस तनख्वाह को। लेकिन बहुत उस लोग उस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। वो फैसला जो है ना, फाइनेंशियल फैसला तो बहुत आसान फैसला। कैसे वो फैसला? अच्छा वो मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा 70 लाख रुपया महीना, सबसे ज्यादा उसकी आसानी की वजह जो है वो तो मेरी बीवी है, ठीक है ना। बिकॉज ज्यादा मटेरियल डिमांड तो आती है घर से, ठीक है ना। वो बच्चों से, सादा औरत है और उसकी कोई मटेरियल, परेशान बहुत ही फाइनेंशियली। उसको मैंने कहा यार अगर मुझे कुछ आता है तो मुझे ये आता है 2-4 नंबर ऐड करने के लिए, ये मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ ना, तुम्हें किसी महंगी चीज़ का शौक है ना मुझे महंगी किसी चीज़ का शौक है। तुमने मेरी ज़िंदगी देखी ही है, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ। तो ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया। अब सिर्फ ये फ़र्क है कि हाँ बच्चों के लिए काम छोड़ के जाएंगे, ये उनका मसला है, खुद कमाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वैसे मैं जितनी देर आपको बात करते हुए सुन रहा था, आई वाज थिंकिंग कि कितने अच्छे दिन होंगे पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रही थी और पाकिस्तान में सेफ फील कर रही थी, एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि दे वर वर्किंग टेक्निकली अंडर अ पाकिस्तानी, एंड दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आज जनरली अगर देखें मार्केट में ये ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमने इशू रेज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप, बिकॉज ये बिल्कुल डिस्कस ही नहीं होता। कोई अंदाज़ा ही नहीं है हमारे मुल्क में
और हमारे डिसीजन मेकर्स को कि मुल्क की कितनी बड़ी तबाही हुई है। पहले चले जाएं उस जमाने के अंदर, टॉप नॉच कंपनियां दुनिया की जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ऑपरेशन नहीं पाकिस्तानी चला रहे, पाकिस्तानी यहां से जाके उनके लिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस चला रहे हैं। दो जो सबसे ज्यादा जो इसमें आउटस्टैंडिंग थे, सिटी बैंक, भरा हुआ सिटी बैंक, दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी। शौकत अजीज, डिस्कशन हो रही है कि जॉन रीड के आगे सीईओ कौन बनेगा सिटी कॉप का, और जो 3 नाम अंडर डिस्कशन आ रहे हैं उसमें से एक शौकत अजीज का नाम है, एक पाकिस्तानी का, और सिटी कॉप द बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो इतनी बड़ी बड़ी, इसी तरीके से एक्सॉन ये पूरी जो सऊदी अरेबिया की पेट्रोकेमिकल, केमिकल, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर ऑपरेशंस बड़े ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ है उन लोगों का जो पाकिस्तान से ट्रेन होके गए हुए, एक्सॉन और आईसीआई पाकिस्तान से। अब देखो हुआ क्या, एक्सॉन चला गया, आईसीआई चला गया, शेल चला गया, इफेक्टिवली चले गए। इन सब के कुछ छोटे छोटे को ऑफिस बचे बस इफेक्टिवली चले गए। बैंक ऑफ अमेरिका चला गया, जेपी मॉर्गन चला गया, जितने इक्विटी ब्रोकरेज हाउसेज आए थे, बेयर स्टर्न्स वगैरह, वो सब चले गए पाकिस्तान से। तकरीबन तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज चली गई हैं। जो नई दुनिया इमर्ज कर रही है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है एक्सेट्रा, हार्डली उनका कोई सीरियस ऑपरेशन है पाकिस्तान, बेसिकली सेल्स ऑपरेशन है, बिल्कुल छोटे छोटे, कोई एक आध और चीज़ हो रही है, इफेक्टिवली सिर्फ यहाँ पे सेल्स ऑफिस है। सो दुनिया से आप आइसोलेट हो गए। आपको अच्छा उससे होता क्या था कि वो सिर्फ उस कंपनी का फायदा नहीं होता था, एक एक्सॉन और आईसीआई ने पूरी पाकिस्तान की केमिकल, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री खड़ी कर दी, क्योंकि वहां से ट्रेन मैन पावर निकली थी। फौजी फॉर एग्जांपल जो निकला, फौजी के शुरू के आप मैनुअल देखें एफएफसी के, वो लिटरली पेज नंबर भी नहीं बदले थे जो एक्सॉन के मैनुअल के थे, और तकरीबन तमाम टेक्निकल लीडरशिप टीम जो थी वो एक्सॉन के लोग जो थे वो वहां पे गए थे। इसी तरीके से बैंकिंग के अंदर सिटी बैंक से इतना मंदा निकला है कि आप इधर उधर बैंक्स देखें ना, जब पाकिस्तान में 90s के अंदर बैंक्स बढ़ने शुरू हुए, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुए, आधे बैंकों के सीईओ जो थे वो फॉर्मर सिटी बैंकर्स थे। एक ट्रेंड मैन पावर निकलती थी, क्योंकि बाहर असाइनमेंट्स पे भी जाते थे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती थी और अप टू डेट भी थे हर चीज से, बिकॉज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आप कंपीटिंग विद द वर्ल्ड ऑब्वियसली। हां जी, आप आइसोलेट हो गए। वो तो अब सियासत में चले जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी में चले जाएंगे, लेकिन हमें कोई अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, फ्यूचर। मैं थोड़ी सी अगर फाइनेंस की टर्म में बात करूँ ना, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अच्छी है या नहीं है, या किसी कंपनी का फ्यूचर देखते हैं, किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस आप डिटर्मिन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? आप फ्यूचर के कैश फ्लो, मुस्तकबिल में वो क्या कमाएगा, उसको आप देखते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसले करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के इस वक्त फ्यूचर कैश फ्लोज लेके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो आप डिप्रेशन से बेहोश हो जाएंगे, बिकॉज जितने भी बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको, और ये वो आदमी बोल रहा है जो मतलब पाकिस्तान की सक्सेस के लिए पागल है, जवानी से मैं आपको बताऊं मैं कैसी हरकतें करता था। मैं अपनी पॉकेट मनी में से, कॉलेज के ज़माने में अपनी पॉकेट मनी में से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट खरीद के आता था, वर्ल्ड बैंक की सालाना जो रिपोर्ट होती थी, और उसमें टेबल निकाल के देखता था कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कितनी हुई, इंडिया की कितनी हुई, बाकी इमर्जिंग कंट्रीज की कितनी हुई, एक्सेट्रा। आई वाज ऑब्सेस्ड विद दिस कि पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया में हो रहा है, और सिर्फ क्रिकेट फील्ड और हॉकी फील्ड, स्कॉश में नहीं, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर। इट इज स्केरी, खतरनाक है। और इस वक्त जो नौजवान आते हो ना, मैं आपको प्लीज रिमेंबर टू आस्क मी क्वेश्चन कि व्हाई शुड आई स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक, मैं उसका क्यों, मैं फिर भी पूरी उम्मीद हूं, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। लेकिन इस वक्त जो उनमें परेशानी नजर आती है उसकी बड़ी बुनियादी वजह है, और उसको जो हम इग्नोर कर रहे हैं तो ये हम एक बहुत ही बड़ा मुल्क के लिए खतरा कर रहे हैं। अब जनरली जो हमने एक वी हैव फेल्ड इन अ वे, वी हैव फेल्ड कि हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया कि जिसमें इन्वेस्टर जो है वो बाहर से पैसा लेके, और वैसे भी अगर मैं एक लेमैन की, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे एक लेमैन हूँ, मैं अपने एस्पेक्ट से अगर देखूँ तो एक ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान का नौजवान खुद अपने असासे बेच के पैसे बाहर लेके जाना चाहता है, उस टाइम पे मैं कैसे सोचूं कि बाहर बैठा हुआ बंदा अपने पैसे लेके पाकिस्तान में, आप तो नौजवान कह रहे हैं ले जाना चाहता है। अभी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा आपको अंदाजा ही नहीं है पिछले 2 साल के अंदर कितना पैसा पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर ले गया। सर आपकी सोच से बाहर। आप एक वेल कनेक्टेड आदमी हैं, आप मुझे बताएं, जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी 38% तक इन्फ्लेशन मार्क हिट किया गवर्नमेंट की, मैं पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो उसको कोट कर रहा हूँ,
आपने खुद रीच आउट करने के लिए कोशिश नहीं की कि यार थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, मेरी कोई एक्सपर्टीज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल बिलीव यू हैव अ लॉट टू ऑफर, यू हैव अ लॉट टू सर्व। नहीं, वो बतेरे अक्लमंद लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज का कोई मसला नहीं है। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आपकी शमशाद अख्तर थी, बड़ी सीजनड एक्सपीरियंस्ड हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़े अच्छे फैसले भी किए, और उन अच्छे फैसलों की बेहतरी आपको नज़र भी आ रही है। अभी इशू नहीं है पाकिस्तान के वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़, या ऐसा इशू नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको पता नहीं है कि क्या करना है। पाकिस्तान में आप यही नहीं फैसला कर सक रहे हैं कि आपने निज़ाम चलाना क्या है, और क्योंकि आपका कोई निज़ाम ही नहीं स्टेबलाइज होता, तो जिस मर्जी बंदे को आप लाके बैठा दें, जब निज़ाम ही ठीक नहीं है तो उसने कामयाब नहीं होना है। मैं अगर आपका ये माइक ख़राब कर दूं ना, तो जिस मर्जी एंकर को आप लाके बैठा देंगे, उसकी आवाज़ फिर भी नहीं ठीक आएगी, क्योंकि माइक ख़राब है। ऐसे मसला माइक का एंकर का नहीं है। तो पाकिस्तान का माइक जो खराब है इस वक्त, उसकी जरा थोड़ी सी आइडेंटिफाई करें। आपने निज़ाम की बात की है, इस वक्त क्या निज़ाम है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा सवाल है, अगर जवाब मिल जाए ना मुझे बता देना। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं है कोई निज़ाम नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो मसला ये, दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ निज़ाम हैं जिनके तहत मुल्क कामयाब हुए हैं। ठीक है। चाइना एक यूनिक सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी कंट्रोल है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई बादशाहत नहीं है, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, यूनिक मॉडल है, पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पार्टी मॉडल। और वो सिंगल पार्टी जो है 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं कामयाबी से मुल्क को चला रहे हैं, और इतनी कामयाबी से मुल्क को चला रहे हैं कि गरीब तरीन मुल्क, पसमानदा तरीन मुल्क को उन्होंने वहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि अब उनका और अमेरिका का मुकाबला हो रहा है कि 21वीं सदी को डोमिनेट कौन करेगा। ठीक है, एक यूनिक सिस्टम है चाइना का। इसी तरीके से कई ममालिक हैं जहाँ बादशाहत है और वो बड़े कामयाब है। सऊदी अरेबिया की एग्जांपल ले लें, आजकल खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से बड़ी बहुत एक्साइटिंग चेंजेस हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनता चला जा रहा है। बादशाहत है, एक मुख्तलिफ क्लैरिटी है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, जमहूरियत है, बड़ी कामयाब ममालिक भी यहाँ पे क्या है? ठीक है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन यार कोई निजाम होता है सर। साउथ कोरिया की डेवलपमेंट हुई एट अ टाइम जहां ज्यादातर वक्त मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। भाई वो भी कोई निजाम तो है ना। सर मुझे तो इख्तिलाफ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ये डिबेट बिल्कुल मेरे लिए ना, एट द एंड रिजल्ट आप चाहते क्या हो कि पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर, मुल्क आगे चले, मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। मुझे पर्सनली ना कोई इतराज़ है कि मुल्क में जमहूरियत हो, जमहूरियत ना हो। मैं नहीं समझता कि जमहूरियत तो ये कहती है कि आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। हम इस वक्त स्टूडियो में बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस नहीं जानती, बट बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोग हैं। हम सारे बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, मईशत के लिए ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। मिसाल है तो असद उमर साहब, आप इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, मैं समझता हूँ आप मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है हम 5-6 लोगों से। ठीक है, मैं मुकम्मल तौर पे आपसे डिसएग्री करता हूं। मुकम्मल तौर पे आपसे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आपको साथ ये बोल दूं कि बहुत बड़े बड़े दुनिया के फलसफी दिमाग जो हैं आपसे एग्री करते हैं। ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट जाती है पुरानी क्लासिक ग्रीस के अंदर। ठीक है, रिपब्लिक किताब लिखी जनाब प्लाटो ने, अफलातून ने। वो अफलातून कहता था कि एक फिलोसोफर किंग होगा, एक परफेक्ट इंसान होगा, उसकी बड़ी नॉलेज होगी वो। एरिस्टोटल कहता है नहीं भाई, एक जमहूर जो है, डेमोस विच इज अवाम, डेमोक्रेसी उससे निकली, वो जो है कलेक्टिव विजडम जो है वो बेहतर फैसले करती है। तो जनाब आपकी डिग्रियों से, आपकी अंग्रेजी बोलने की कैपेसिटी से विजडम नहीं आती है। ठीक हो गया। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में हाथ से मेहनत की हुई है, शायद उसकी तालीम बहुत कम है, लेकिन उसने अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा हो, तो इज्तिमाई जो जहन होता है वो अमूमी तौर पर बेहतर फैसले करता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना निज़ाम, ये मैंने कहा कि मुख्तलिफ निज़ाम सक्सेसफुल है, लेकिन उस मुख्तलिफ निज़ाम किस मुल्क में सक्सेसफुल हो सकता है उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। पाकिस्तान की कंडीशन के अब चाइना में क्यों ये कामयाब है? 93% से 97% के दरमियान डिफरेंट डेटा मुझे मिलता है, लेकिन कम से कम 93% चाइना जो है वो एक एथनिक ग्रुप हान चाइनीज है। या समझ लें कि आप 93% पाकिस्तान जो है वो पठान हो, या 93% जो पंजाबी हो। ठीक है, उनके अंदर ऐसा एक सिस्टम जहां पे आपको मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए चल सकता है। चाइना के अंदर 2 इलाके हैं जहां हान चाइनीज जो मेन स्ट्रीम है वो डोमिनेट नहीं करते हैं। एक तिब्बत है जहां पे बुद्धिस्ट हैं, और दूसरा शिंजियांग है जहां पे मुसलमान हैं।
ये दोनों इलाकों में आप देख लें उनको पिछले 50 साल में कितनी मुश्किलात आई हैं। पाकिस्तान को जब आप देखेंगे इसी तरीके से, अगर आप एक मुल्क में रहते हैं जहाँ चंद कबीले हैं, उन कबीलों में से जो सबसे बड़ा कबीला है, चलो जी उसका, जिस तरह वो बलूचिस्तान में कौन सा होता था, नवाब कलात जो है, वो सबसे बड़ा माना जाता था, एक निज़ाम था, वो चलता था, तो वो वहाँ पे चल सकता है। जहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले हों, मुख्तलिफ मज़हब वाले, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ सोशो इकनॉमिक जो हालात हैं उनमें ज़िंदगी गुजारने वाले, तो वहाँ पर एक किसी को हावी कर दिया जाए सबके ऊपर, वो निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता है। अभी तक के निज़ाम हमारे सामने जितने भी आए हैं उसमें पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम ही जहाँ सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। आप नेशनल असेंबली में जाके हम बहुत तनकीद करते हैं और बड़ी हद तक जायज़ तनकीद भी करते हैं कौमी से, आप ज़रा जाके बैठे, आपको एक चीज़ जो इतनी ज़बरदस्त जाफ़र आपको वहाँ पे फील होगी ना, क्योंकि जब आप बैठे हुए ना तो पाकिस्तान के हर कोने से बंदा इलेक्ट होकर आया हुआ है और आपको एक ह्यूमिलिटी आती है, एक हम्बल होता है इंसान कि यार मैं जो बैठ के सोच रहा हूँ, मैं अफलातून ये, तो यार इस आदमी का तो जिंदगी का तनाजुर ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह मैं बताऊं, पीटीआई आज से कोई 10, 11, 12 साल पुरानी वाली जो पीटीआई थी ना, वो कहते यार ये गलियों उनकी सियासत करते हैं। जब आप जाएंगे ना और उस हलके के अंदर आप वोट लेने के लिए जाएंगे जहाँ कच्ची गली है और जिस वक्त बारिश हो जाती है तो नमाजी जो है गुजारने की जगह नहीं है, जनाजा गुजारने की जगह नहीं है, मस्जिद जाने आपका वजू जो है वो कहेगा, बच्ची स्कूल जा रही है तो उसके कपड़े खराब हुए, फिर आपको समझ में आएगी कि पुख्ता गली जो है वो चीज क्या होती है। तो मिसाल के तौर पे मैं इसी तरीके से जो कबायली इलाके में जम इलाका जात जो है, अजला जो है केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी ज़िंदगी का, जो बलोच हैं उनकी ज़िंदगी का तनाजुर और कराची और लाहौर और इस्लामाबाद वाले का मुख्तलिफ है। तो जब तक आप कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाते जहाँ पे ये तमाम बातें आपके सामने आ सके, मैं गिलगित बल्तिस्तान में आपको बताऊँ, आगे अगर बात करने को मौका मिला, हम इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त। हमारे बलूचिस्तान की तो बहुत ज़्यादा बात होती है ना, मुल्क के अंदर और भी इलाके हैं जहाँ पे अब ख़तरा पैदा होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आप सड़क पे जाके, लीडर आप छोड़ दें, सड़क पे जाके आप आवाम से बात करें, ख़ास तौर पे नौजवान से बात करेंगे ना, क्योंकि वो फ़ोन के साथ जो है वो दुनिया से कनेक्टेड है, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है, हर बंदा ग्लोबल सिटीजन है। तो एक फीलिंग है कि जी हम तो एम्पावर्ड ही, हमारी तो कुछ सुनने वाला नहीं है, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन उसमें तो खैर एक मेन रीज़न ये भी है ना कि जनरली सुनने वाला, अगर आप फॉर्म 45, 47 की कंट्रोवर्सीज खड़ी करते रहेंगे हर इलेक्शन में, तो जब ट्रू रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर यूथ को तो एक फीलिंग आएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो जमहूरियत, मैं तो बिल्कुल क्लियर कि जमहूरियत होनी चाहिए, फिर जमहूरियत हमारी जैसी है भी ना, उसके भी बहुत सारे पहलू हैं जो बेहतर होने की, जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है जी इस्टेब्लिशमेंट को जो है, फौज को सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आप किसी फौजी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देते हैं, वो भी यही बोलते नहीं करना चाहिए। एक तो लेकिन ये वाहिद इशू नहीं है। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त ये, जब तक आप जेन्युइन जमहूरी ज़हन नहीं पैदा करेंगे, तहरीक इंसाफ मेरी बड़ा जिंदगी का ऑब्वियसली वक्त गुजरा है, प्राइम दिया है, ठीक है। उन लोगों के साथ मेरा एक जज्बाती रिश्ता है, वर्कर से लेके ऊपर तक। हम जी इनसे बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, ये चोर है यार। इस वक्त का आप फॉर्म 45 के इलेक्शन, प्रॉब्लम ये है कि इस दफा जो रिजल्ट है ना वो एक्चुअल मिलती नहीं। मैं गारंटी देता हूं आपको जाफर, आप फॉर्म 45 का रिजल्ट उठा के अगर देख लो ना, तो फिर भी 2, 2.5, 3 करोड़ वोट पड़ा हुआ है उन पार्टियों को जो तरीके इंसाफ नहीं है, क्योंकि वो सियासी हकीकत है यार। आप उस बंदे को कह सकते हो कि मैं इस आदमी की राय सुनने को तैयार नहीं हूं। आप 2 से 2.5 करोड़ लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी राय नहीं सुनूंगा। आप 10 साल पहले की तरीके इंसाफ का जिक्र हो गया, 10 साल पहले वाली तरीके इंसाफ इतनी रिजिड नहीं थी। ये भी तो एक पॉइंट है ना जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए। पीटीआई के लिए आपने जिंदगी की बड़ी, तो मैं इसी चीज के ऊपर ना, मैं सॉरी जरा मुकम्मल कर लूं, बिकॉज़ ये बहुत मेरे ख्याल में सेंट्रल पॉइंट है। प्लीज देखिए, ये मैं अभी नहीं कह रहा, मैं पैनामा का केस, पीक पे पैनामा का केस चल रहा था, मैं नाम बताता हूँ कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम पे बैठ के मैंने कहा कि सियासतदानों का काम नहीं है कि टीवी प्रोग्राम पे बैठ के और जलसों के अंदर फैसला करेंगे कौन चोर है कि कौन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में इस आदमी ने गलत कहा, आप अदालत जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है ना, मेरे ख्याल में उसने चोरी की, अदालत है, लेकिन सजा उधर देनी है। आपने, अगर आपकी हुकूमत आनी है तो आपने उस सजा जजा के निजाम को ठीक करना है।
आपने नहीं किसी को कन्विक्शन करनी, और जब आवाम का वोट लेके वो बंदा आ गया तो फिर आपने उससे बात भी करनी है। उसकी दो मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, जाविये पहलू है। हाँ, उसकी उसकी जात का, एक ये है कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया है, जिसका फैसला, हतमी फैसला जो है, आपकी राय हो सकती है लेकिन हतमी फैसला कानून ने करना है, ठीक है ना। और अगर कानून कमजोर है तो तगड़ा करें, अगर इदारे कमजोर हैं तो उनको तगड़ा करें, लाइक, लेकिन आप नहीं, आप सियासतदान बैठ के नहीं सजा दे सकता, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि वो अवाम की एक राय लेकर आया है, वो अवाम का वोट लेकर आया है, चाहे वो हार भी गया है। मेरे हल्के के अंदर अगर वोटर ने वोट दिया, मैं अगर इलेक्शन जीत के आया हूं तो मैं इलेक्शन, आपको पाकिस्तान में पता है, आपको जो पार्टी हुकूमत बनाती है उसको औसतन कितना वोट पड़ता है? अगर आपको 33 से 34% वोट पड़ जाए, आपकी हुकूमत बन जाती है, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज हैं, वोट Because first past the vote, टू पार्टी सिस्टम तो है नहीं। अगर आपको 40 से 45% के दरमियान मिल जाए, आप 2/3 मेजोरिटी उठा लेंगे जी, ऐसे ही। लेकिन आपको आधा भी वोट नहीं मिला, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आधे से ज्यादा पाकिस्तान की बात ही नहीं सुनूंगा। इसलिए हमें निज़ाम के अंदर, एक तो जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जमहूरियत के अलावा और पाकिस्तान में कोई हो नहीं सकता, और जो असल बहस होनी चाहिए पाकिस्तान की कि इस जमहूरियत को हमने कैसे तगड़ा कैसे करना है, पार्लियामान को ताकतवर कैसे करना है, और उसका बिल्कुल एक हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं कि जिसके ऊपर बात की जरूरत है वो ये है कि फौज का क्या किरदार होगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इशू नहीं है, वो इशू है, लेकिन सिर्फ वो इशू नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अकेला इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन अब देन अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मेनली मेरा था, वो ये था कि 2014 की तहरीक इंसाफ, 13 की, 2015 की, चले इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि इमरान खान जब एक ऑपोजिशन की आवाज़ बन के खड़े हुए थे, उस टाइम वाले इमरान खान की ये बात दिल को लगती थी। उस टाइम पे असद उमर साहब अगर ये बात कर रहे थे तो वी हैड होप। 18 में लोगों ने वोट दिया, आपकी हुकूमत बनी, वो भी आपकी बात को सेकंड करते हुए, आप तब भी और पॉलिटिकल पार्टीज को रूल आउट नहीं कर सकते। पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें नून लीग ही लेके गई थी। आज सियासी हकीकत मुख्तलिफ होगी, आज पीटीआई शायद बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरे पाकिस्तान में आपको तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात नजर आएगी। उस टाइम के हालात डिफरेंट थे। 18 में जब आपको गवर्नमेंट मिली, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन उस कानून को, उस आइन को, उसको जुडिशल सेटअप को मुस्तहकम करने के लिए? उस टाइम आप लगता है आपको कि आप लोगों ने एज अ गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल ठीक नहीं कर सके? एंड टू बी फेयर टू इमरान खान, वो बार बार ये इशू रेस करते रहे, जुडिशल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म। तो जुडिशल रिफॉर्म की तो वाकई उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम सब फ्रस्ट्रेटेड थे, बशमूल इमरान खान के। यार वो फिर पर्सनल हो जाएगा, मैं किसी बंदे का कि कौन था, कोई बात नहीं, खैर नहीं, बिल्कुल खैर नहीं, ये मेरी मैं इस किस्म की बात सियासत करता ही नहीं, ठीक है ना। ये उस वक्त करने की बात थी और हम करते थे। सो अगर आप इमरान खान से पूछेंगे ना कि असद उमर के ख्याल में कौन सा था, वो आपको बता देंगे किसका था, बिकॉज ये हम इशू रेस करते, बट ठीक है, वो एक बंद कमरे की डिस्कशन थी, खत्म होगी। लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत थी, और मेरे ख्याल में हमारी ये पोजीशन कि हम अपोजिशन से या बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे या बहुत ही कम बात करेंगे, ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं थी। हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपको क्या फील होता है वैसे जनरली डिस्कशन से, एक चेंजिंग फैक्टर क्या था? मतलब एक टाइम था, यही इमरान खान थे और बनी गाला में बैठे थे, नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनकी इयादत कर रहे हैं, उनकी खेड़ी की कप्तान चप्पल की तारीफ़ कर रहे हैं। एक मुल्क में जनरली आपको फीलिंग होती थी कि इख्तलाफात हैं। इमरान खान एक टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी का नाम है, नवाज शरीफ एक टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी का नाम है। तब भी इमरान खान की जंग इसी स्टेटस को के खिलाफ थी, बट देन अगेन देयर वाज ईज। आपके इख्तलाफात इस हद तक नहीं थे कि आप टेबल पे ना बैठ सके। अच्छा, मैं आपको सिर्फ क्योंकि लोग सुन रहे होंगे, तो आपने नवाज शरीफ की एग्जांपल दे दी, सही एग्जांपल दी। नवाज शरीफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल भी आए थे और उसके बाद बनी गाला भी गए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं सिर्फ उससे कोई चंद महीने पहले ले जाऊँ, उससे चंद महीने पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई जो अब्बास शरीफ थे, उनका इंतकाल हुआ था। और खान साहब, जहांगीर तरीन, मुझे याद नहीं शाह साहब थे, ये नहीं थे, अब जहांगीर डेफिनेटली था। अफसोस के लिए हम लोग अफसोस के लिए खान साहब, जो कि बहुत अच्छी बात, जो शरीफों के पास गए, उनके साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बैठ के उन्होंने दुआ की भाई के लिए। सो देखिए, ये हमारे माशरे का अक़दार का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, लेकिन इंसान है वो, इंसान है वो। तो इंसानी रिश्ता जो है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। और जब सियासत में इतनी ज़्यादा कशीदगी हो जाए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था कुछ साल 1.5 साल पहले, बहुत शोर मचा था उसके ऊपर, और वो भी समझ में आने वाली थी कि शोर क्यों मच रहा था। लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वो क्या गलत कह रहा था?
राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी अब हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम तो रहेंगे। रवैया तो यही बता जब रहा है। आप इधर आ जाए ना, सियासत आ जाए, तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि यह सियासी निजाम मुल्क के लिए डिलीवर नहीं कर सकता, और सवाल नजर भी आ पैदा रहा है, नहीं होता नहीं ये कर रहा, डिलीवर। नजर भी आ रहा है। सो इसलिए भाई मैं बार बार ये कहता हूं, ये वाहिद बड़ा नुक्ता है जिसके ऊपर मैं बार बार आवाज उठाता हूं कि आपको मुल्क नहीं चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी आप नौजवान से पूछ लें, ये मेरे जैसे बाबों से ना पूछें, नहीं, आप नौजवान हैं। वो आपको बताएगा कि भाईजान आप लोग नाकाम हैं, आप हमें वो नहीं दे सके जो बाकी दुनिया के तमाम मुल्क दे रहे हैं, तकरीबन तमाम मुल्क दुनिया के दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मैंने तो पिछले 30 साल में सिर्फ ये देखा है कौन सा मुल्क का पाकिस्तान से आगे निकल गया, एक एक करके तकरीबन सब हमसे आगे निकल गए। तो यार खुदा का वास्ता बस कर दो, अब तो मान जाओ ना, और सब माने, ये नहीं हर एक जो है ना वो, ये इस बात तो सबका इत्तेफाक होगा, लेकिन सब ये कहेगा, मैं कहूंगा ये सब जाफर की वजह से, जाफर कहेगा ये मेरी वजह से है, फिर कोई और होगा वो कहेगा ये असल तो ये कैमरामैन का है, ये तस्वीर बेहतरीन है, कैमरामैन को लेनी नहीं आती तस्वीर। सो खुदा का वास्ता यार सब मान जाओ कि इज्तिमाई तौर पे हम नाकाम हैं, ठीक है ना। इसलिए जुडिशरी, फौज, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले ये इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। आपको बैठकर तरीकेकार निकालना पड़ेगा कि मैं आगे इस मुल्क को लेकर कैसे चलूंगा। ये मुश्किल लगता है, जिस वक्त ये नेल्सन मंडेला करते थे ना, ये तो कुछ भी नहीं है यार, हमारी मुखालफतें कुछ नहीं है, जो उधर उधर हजारों नहीं दसियों हजारों लोग मारे हुए थे, कत्ल। अगर आप उसकी किताब पढ़ें ट्रेवर नोवा का जानते हो ना, बॉर्न अ क्राइम, पैदा ही जुर्म है। क्या जुर्म है? बाप गोरा था और मां काली थी, ये जुर्म था उस मुल्क के अंदर, सजा हो सकती थी उसके ऊपर। तो उन्होंने भी तो रास्ता निकाला ना, ब्लैक एंड डॉग्स नॉट अलाउड। बिल्कुल। ये उस दौर की बात, बिल्कुल। सो इसलिए हमें भी रास्ता निकालना पड़ेगा बुनियादी उसूलों पे। और जो मैं इसमें बहुत क्लियर हूं कि हर एक की जो इस वक्त मैक्सिमम डिमांड है ना, और वो कहता है कि मैं अपनी ताकत की बुनियाद पे ये करूं, हर एक को अपना ताकत का एक मुख्तलिफ वो है, सही है, क्योंकि एक किस्म की ताकत नहीं होती। मैं समझ रहा हूं मेरी ताकत जो है वहां, मैं आप समझ रहे हैं मेरी ताकत जो है वो कोर्स फोर्स है, कोई और समझ रहा है। तो सब कह रहे हैं कि मैं अपनी इस ताकत की बुनियाद पे जो मैं चाहता हूं 100% हासिल कर लूंगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पे हासिल भी कर ले, लेकिन ये मैं गारंटी कर सकता हूं कि इज्तिमाई तौर पे मुल्क जो है उसको नुकसान होगा। इसलिए सब बैठे, एक एक कदम पीछे हटे, ठंडा पानी के गिलास रखे, जाफर साहब के सामने ठंडा पानी का गिलास रखे। बहुत बुरा हुआ है, बड़े गिले शिकवे हैं, इसमें कोई शुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको रास्ता निकालना है। बैठ के, आप एक कौम है, आप दुश्मन से लड़ाई नहीं कर रहे, आप एक कौम है। ये नहीं कि you're my guest, मैं इसलिए नहीं ये बात कर रहा हरगिज़। I swear I believe this, that the kind of mindset that you have, this is the right mindset that we need to have in the parliament, in इस differences के माहौल में ये चाहिए हमें। But then again, अगर एक पाकिस्तान की largest political party कहेगी कि we are not up for dialogue, तो एक डेडलॉक कैसे ईज होगा? तो आपने यानी तहरीक इंसाफ ने एज ऑपोजिशन एक हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। आपने तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टियों के साथ बैठ के बात करनी है। वोट वो लेके आए हुए हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। मसलन मैं आपको बताऊं कि ज्यादा कुछ कम, कुछ थोड़े, कुछ बहुत ही कम, हाँ, ठीक है। लेकिन देखें, मुल्क को समझने की अपनी कोशिश करें। अगर आप बलोच पार्टीज को देखेंगे और उनको पाकिस्तान के मजमूई हुजूम के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे यार 3 सीटों की तो पार्टी है। लेकिन वो 3 सीटें जो हैं वो शायद बलोच माशरे का 70% की अक्कासी कर रही हो। आप उस पूरी बलोच एक तशख्खुस को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि छोटा है। इसी तरीके से पुश्तूनों के अंदर भी ज़म-अज़ला के शायद मुख्तलिफ होगी सोच। जो पुश्तून इलाका है बलूचिस्तान के, उसकी शायद सोच थोड़ी मुख्तलिफ होगी। तो वहां पर अगर महमूद अचकज़ई उधर से एक सीट भी लेकर आ रहे हैं तो वो एक जहन को, एक हकीकत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर ये हकीकत है कि आप फ्री एंड फेयर बिल्कुल इलेक्शन इस वक्त करा दें
तो इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी वो ऐसा ही इलेक्शन है। जीतती, ऐसा इंटीरियर ही है। सिंध उन्होंने स्वीप करना था, ऐसा ही ठीक है ना। पता नहीं उन्होंने कराची में खामखाई में 2-4 सीटों के ऊपर क्यों अपना पूरा उन्होंने मुतनाज़े कर लिया, ऐसे ही खामखाई कर ली जरूरत है, नहीं थी, बिल्कुल हुकूमत उनकी ठीक, फिर भी बन जानी थी। ऐसे ही है, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है, ठीक बेशक है ना। बेशक। लेकिन तहरीक इंसाफ भी ये कहती है ना, सीटें तो नून को कितने बोलते हैं, 17 ना, 17 तो वो भी 17 सीटें तो बोलते हैं ना। वोट तो ज्यादातर सीटों के ऊपर, तकरीबन तमाम सीटों के ऊपर नंबर 2 पे वो आए हुए नंबर 2 होंगे। पे ही है, तो वैसे वो जब आप हुजम ऐड करते हैं तो बड़ा नंबर बनता है ना। ऐसे। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान एक मुल्क के एक अहम हिस्से को रिप्रेजेंट करते, तो आपने बतौर हुकूमत एंड अपोजिशन नहीं बैठना, बतौर सियासी पार्टियां साथ बैठना है और उसके अंदर से रास्ता निकालने की। क्या आपको पहले दिन नजर आता है कि मसलन ये बोलते हैं यार हम उनसे बात क्या करें, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारी हुकूमत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका ये होना चाहिए, बिल्कुल। मैं कब कह रहा हूँ कि लेकिन आपकी हम फिर भी बात करेंगे, लेकिन that should सुन be लो, the मैं आपको attitude। मिसाल देता हूँ। 2014 धरना हो रहा है, 2014 धरना हो रहा है, हमारा मुतालबा क्या था? नवाज शरीफ इस्तीफा दो, 125 दिनों वाला वजीर। अब वो क्यों बात करे भाई हमसे, ठीक वो क्यों बात करे, ठीक है ना। एग्रीड एग्रीड। मेरिट इस्लामाबाद में हम पहुंच गए, इस्लामाबाद, मेरिट इस्लामाबाद के अंदर बातचीत शुरू हो रही है। मुस्लिम लीग नून की वफ्द की क़यादत कर रहे हैं जनाब गवर्नर चौधरी सरवर, अच्छा ठीक है, और उनके 3-4-5 सीनियर लीडर्स बैठे हुए। इसी तरीके से 4-5 हम मुस्लिम पीटीआई वाले बैठे हुए। खान साहब नहीं थे, शाहजी, जहांगीर तरीन, मैं, आरिफ अलवी, हम सब वहां पे बैठे हुए। उन्होंने कहा जी अच्छा आप बताएं आपके मुतालबात क्या है। हमने कहा जी हमारे ये 6, हम पहले तैयारी करके गए थे, हमने कहा हमारे ये 6 मुतालबात हैं। नंबर 1 मुतालबा था नवाज शरीफ इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि अच्छा बिल्कुल ठीक, हम इन सब 6 के ऊपर आपके साथ बिल्कुल बात करने को तैयार हैं, सिर्फ एक काम कर लें, ये जो नंबर 1 पे है ना इसको 6 पे ले जाएं, ड्रॉप ना करें, मुतालबा रखें, इस्तीफे को लास्ट पे ले जाएं, बातचीत कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके से करें, मैं ये कह रहा हूं बातचीत नहीं बंद होनी चाहिए, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। और अगर नाकाम भी हो जाए कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तरी, और बिल्कुल ऐलान करें हम बैठ रहे हैं इनके साथ, हम बैठ रहे हैं बतौर सियासी पार्टी, हम इनको पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मानते, बिल्कुल ठीक, लेकिन हम असेंबली में बैठ रहे हैं ना उनके साथ, जायज़ बात। आप बल्कि वहां पे तो हुकूमत मानते हैं, वहां पे तो हुकूमत मानते हैं ना, आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं, आप हुकूमत मान रहे हैं, आप स्टैंडिंग कमिटीज के अंदर बतौर वजीर आता है वो बंदा, बतौर हुकूमत आता है, आप मानते हैं उसको। तो यार उसके साथ एक कमरे में बैठ के सेटिंग, क्या एतराज हो सकता है, क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल करें, बिल्कुल आप जाहिर है क्या मुतालबे रखेंगे आप इमरान खान और दूसरे वर्कर्स के ऊपर जो मुकदमे हैं, आप कहेंगे वो मुकदमे जाली है उनको खत्म करें, आप फॉर्म 45 के ऊपर ट्रिब्यूनल चलाएं, ये सारे मुतालबे करें। ऐसे ही है बातचीत जब तक 4 हल्के नहीं होगी, फेमस मुतालबा, हाँ 4 हल्के। अच्छा उस टाइम पे परवेज खट्टक भी बहुत रेलेवेंट थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आपकी इस बात से वाकया याद आ गया कि हम भी वहीं पे ही थे और वो कंटेनर वाली जगह पे ऊपर से नीचे बड़े परेशान हाल उतरे। कोई चौधरी निसार ने प्रॉब्ली, ब्लैकबेरी का दौर था, तो कोई खान को मैसेज भेजा, तो परवेज खट्टक से सारों ने पूछा खान साहब क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, तो कहते यार 20 मिनट सब्र करो, खान अभी खुद ही बता देगा। बात ऐसी थी जो ना बताने वाली थी। खैर परवेज खट्टक के साथ जो द वे थिंग्स वेंट, कभी उनके जाने के बाद कोई ऐसी कोई डिस्कशन हुई हो या कोई इस तरह की जहाँ पे फीलिंग हो कि यार शुडंट हैव गॉन? मतलब देखिए खट्टक ने हमें पहले ये बताया था कि वो ये करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला नहीं करने जा रहे थे, सियासी तौर पे वो सिचुएशन को मिसरीड कर रहे थे, लेकिन परवेज खट्टक मुझसे 1000 गुना ज़्यादा सियासत जमत थे। हमने अपना मशवरा दे दिया, उन्होंने अपना किया। मेरी परवेज खट्टक के साथ 2 वजह से मैं उनकी बेतहाशा इज्जत करता था। बिल्कुल, एक ये कि उन्होंने बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत अच्छा काम, जबरदस्त काम, इसमें कोई शक। मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स की इवैल्यूएशन करेंगे तो शायद नंबर 1 परफॉर्मेंस 2013 से 2018 परवेज खट्टक की, ठीक है ना। उन्होंने वो रिफॉर्म्स की जो सबसे मुश्किल होते हैं, जो जमीन वाले रिफॉर्म है, पटवारी के पास, थाने के अंदर, स्कूल में, अस्पताल, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि जब हम हुकूमत में थे और हम तो मुश्किल कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत मुश्किल हालात थे, एमएनएज नाराज होते थे, ऑपोजिशन नाराज होते थे। तो जब भी ये मुश्किल वक्त आया होता था ना, तो असद कैसर और परवेज खट्टक, और ये मुझे साथ मिला लेते थे, ये भाग रहे होते थे। और मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इनकी असद की और परवेज खट्टक की इस बात पे आई कि यार ये कभी खान को जताते नहीं है जाके,
क़यादत होंगे, ये वो वाले लगे रहते थे जो लगे रहते थे। वो परवेज खट्टक कहता है यार मैं सियासत, मुझे बीमारी है, मुझे ये करना है। तो एक दिन मुझे याद है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, कोई अफ्तारी थी शायद, वो पीएम हाउस में बुलाया हुआ था। तो मैं ऑफिस में बैठा था पीएम के साथ अकेला, मैं खान के साथ। मैंने कहा परवेज खट्टक बहुत मेहनत करता है, तो उसको थोड़ा सा वो है कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, तो उसको एक्नॉलेज करेगा। कहता अच्छा मेहनत करा। मैंने कहा ठीक। अब बात मेहनत की होगी और एक्नॉलेज ना। उधर अफ्तारी पे गए और अफ्तारी पे उन्होंने बोला मैं खास तौर पे परवेज खट्टक का करना चाहता हूँ। सो यहाँ ये वजह थी कि मैं परवेज खट्टक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था और रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में सियासी फैसला करने की उनको पूरी हक है। वो ठीक है यार, आपकी राय में वो छोड़ना चाहते नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ, फैसला बेहतर। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फिर वो जाती वाला बातें की ना, मेरे ख्याल वो परवेज खट्टक की पर्सनैलिटी से नहीं मैच करता। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों की। जहाँ तक ताल्लुक है इसका कि साइलेंटली काम करते थे, जताते नहीं थे, तो ये तो आप में भी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। आप भी साइलेंटली काम करते थे, जताते नहीं थे। और इसका मैं नहीं शायद हूँ कि एक दफ़ा इत्तेफाक से सुबह 4 बजे 4:30 बजे मैंने देखा कि 70-80 बंदे बैठे हैं और सेक्रेटरी जनरल असद उमर जो है वो रात को टिकटों की सुबह 7 बजे तक चला था, दस्तखत कर रहे हैं और सारी रात 7 बजे तक चला था। सुबह 7 बजे तक चलता रहा था। इस सारे टाइम्स में आपने बतौर सेक्रेटरी जनरल वो जो 1 साल 1.25 साल था, ये बड़ा टफ टाइम काटा, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में जो भी हालात बने, वो टिकटों से ज्यादा वो जो है ना, वो आती थी खबर रोज रात को, रोज तो नहीं बट हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आती थी खबर कि जी आ रहे हैं जी खान साहब को लेने के लिए। मुझे ये भी याद है, और मुझे ये भी याद है कि आप कहीं बैठे हुए थे और आप बड़ी बेचैनी से ज़मान पार्क की तरफ गए। आपके था नहीं, वो जो पहली दफा जब हुआ था ना, वो तो मैं ठहरा हुआ था इधर पंजाब क्लब, तो मुझे वो लैंडलाइन के ऊपर कॉल है, खड़ 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 का फोन, पुराना आवाज नहीं है, हेलो हेलो आवाज नहीं है। थोड़ी देर बाद को 2 हाथ के 2 बज रहे थे, दरवाजा खटखटाया। मैं बाहर देखा, बाहर कोई वर्दी शर्दी में बैठा था। मैंने कहा कोई पुलिस वाला आ गया है। मैं दरवाजा खोला तो सिक्योरिटी गार्ड था बेचारा, बहुत बारिश में वो भीगा हुआ था। उसने कहा सर ज़मान पार्क से कॉल आई है, खान साहब को गिरफ्तार करने आ रहे। लो जी, हम भागे 2 बजे रात को उधर पहुंचे। खैर नहीं आए थे गिरफ्तार करने के लिए। तो वो जो एक्चुअल वो वाला जो स्ट्रेस वाला पीरियड था ना, बस अभी हुआ वो। What makes me ask this question is कि असद उमर एज अ पर्सन बड़ी प्रिविलेज लाइफ गुजारी, फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते रहे। मैंने पहले एक दफ़ा माजी में बिजनेस क्लास बोला था, आपने मुझे करेक्ट कर दिया था। और इतना अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ा, एक सियासी जमात का हिस्सा बने, स्ट्रगल किया, मतलब टफ टाइम काटा। आपका एक इशू हुआ कैबिनेट में, आपका जब पोर्टफोलियो चेंज हुआ, आपने खुद सबसे पहले अनाउंस किया बिफोर एनीबॉडी न्यू, यू वर द वन हु सेड कि मैं इस चीज़ से ऑफ हो रहा हूँ। बात यह है कि इतना स्ट्रगल करके इवेंचुअली मुझे ये भी पता है कि आप डिजायर्ड बाय अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी थे, किसी और सियासी जमात में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं ये फैसला किया कि अगर मुल्क को सर्व करना है तो कहीं और सही? रास्ता तो मैं पहले ही तब्दील किए बैठा हूँ। सियासत तो मैं करने आया ही नहीं था भाई, मैं सियासत थोड़ी करने आया था। मैं जैसे मैंने कहा, खान साहब जो है हमें नजर आता था कि सिंसियर है पाकिस्तान के लिए और बेहतरी करना अभी नजर आता है सिंसियर पाकिस्तान के लिए। हाँ, अच्छा मैं बताऊं, ये सिंसियर पाकिस्तान के लिए तकरीबन तमाम लोग कोई भी ऐसा एक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के साथ अपनी जाती बेहतरी भी बहुत देखना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो बदतरीन भी है ना, मैं हमेशा वो तो उसको भी, बिकॉज मैंने इन सबके साथ उसकी भी ये ख्वाहिश होती है यार मैं कुछ थोड़ा मुल्क के लिए भी कर जाऊं, मेरा कोई नाम भी हो, लोग बाद में कहें यार ये बंदा जा साथ पैसा भी शायद कमा रहा हो लेकिन साथ साथ ये भी कर। एनीवे, वो सिंसेरिटी थी, करप्शन नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक माहौल था। तो हमने कहा चले, वो जैसे कहते हैं बार बार क्या जरूरत है, बाहर निकल के कुछ हम हेल्प कर देते। सो इसलिए आए थे। बाकी मुझे बाहर निकल के स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया आपने? You could have gone थोड़ा सा आगे और अपने लिए आसानियां पैदा करवा सकते थे। वो ठीक है ना, वो सब जो है वो इररेलेवेंट है। लेकिन इसलिए मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट है ना, वो मेरे होने ना होने से कख नहीं फर्क पड़ता पाकिस्तान को। वो क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान भरे में उन सब लोगों से जो समझते थे कि मेरे बगैर गुजारा नहीं होगा। सो वो एक बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क जो है उसकी तशवीश मुझे अभी भी। असद उमर साहब, do you still have that special watch? Which special watch? You have a special watch. वो केड़ी है? आपको नहीं पता इस बात? No. You have that special watch. There was this very famous movie, Mr. India. वो एक टाइम पे हर जगह पहुंच जाता था। अच्छा। तो जब 9 मई हुआ तो असद उमर एक बंदा, एक शख्स, एक जान, हर जगह
हर थाने से आवाज आती थी कि असद उमर के खिलाफ यहाँ पे अच्छा। पर्चा दर्ज किया जाए, ये एक जगह पे इतनी जगह आप कैसे पहुंच गए? जो वो हाउ? अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे पर्चों में से किसी एक जगह में नहीं, किसी एक में तो तो मैं कह रहा हूँ ये बड़े जबरदस्त सवालात हैं। ये जरूर पूछना। एक दफा मुझे याद है, कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है, एक जज साहब दहशतगर्दी अदालत में वो FIR देख रहे, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने मुझे ऐसे कहा, असद साहब ये आपने डाके भी डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये डाका डाल दिया। मैंने जज साहब को किस चीज का डाका डाला? कह रहे आप लैपटॉप लेके भाग गए थे। मैं बेटा लैपटॉप चलो पढ़ा लिखा काम है। तो उसके बाद पढ़ते रहे, उन्होंने कहा आपने तो 20,000 रुपए कैश भी दिए। मैंने कहा यहाँ पे गलत हो। मैंने कहा सर जी ये बड़ी बिस्ती है, इनसे बोले कम से कम 20 लाख तो कर ले, वैल्यू तो बढ़ा दे। अल्लाह क्या पाकिस्तान का निज़ाम। वो वैसे माजरत के साथ वो राना सनाउल्लाह वाला जो केस था कि वो डिग्गी में लेके घूमता रहा 1 महीने, वो भी गलत था। चौधरी ज़हूरुल्लाह गलत। भुट्टो साहब की 70s नई चीज नहीं है कि भैंस लेके भैंस चोरी कर ली थी। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की जो पुरानी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो मेरे ख्याल में थाने के पास जाता है, वो निकालता है पुराने वाली, नाम बदलता है और डाल देता है। मुझे बताएं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी और आप कैसे देख रहे हैं बेहतरी, क्या चीज़ है जो चेंज होने वाली है? बिकॉज जिस तरीके से असद साहब मुल्क अभी चल रहा है, इस तरीके से ज़्यादा देर चल नहीं सकता। देखिए खैर मुल्क तो ये अल्लाह ताला फैसला करेगा, और ये मैंने आपसे कहा था कि एंड में से ज़रूर सवाल पूछना कि उम्मीद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो उम्मीद तो भाईजान ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, उसके लिए ये सारी चीजें जो हमें नामुमकिन नजर आती वो मुमकिन करना मुश्किल नहीं है। वो 2 सेकंड की मार नहीं है, ठीक है ना? तो हम सबका अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, तो इसलिए उम्मीद तो खत्म होने का मतलब है कि खुदा ना खास्ता नौजुबिल्लाह आपका अल्लाह पे ईमान उठ गया, तो उम्मीद तो बिल्कुल रखनी चाहिए, और मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। रास्ता मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे ख्याल में बेहतरी का रास्ता निकलेगा जब हम सबसे पहले ये मानेंगे कि हम सबको कुछ ना कुछ अपनी तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं बड़ी लीडरशिप, मैं सारे पूरे 25 करोड़ की नहीं बात कर रहा, मैं लीडरशिप जो मुल्क चलाते हैं, जो आपके बड़े इदारे चलाते हैं, जो बड़ी सियासी पार्टियां चलाते हैं, जो निज़ाम को ओवरऑल चलाते हैं, उन सब की बात कर। ये जब तक जो इस वक्त जिस तरीके से सारा निज़ाम चल रहा है, इसी तरीके से इसके ऊपर ज़ोर से टकराव से हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरी ज़ाती राय है ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आपकी हर डिस्कशन की हर बात से देयर वाज समथिंग पॉजिटिव टू एक्सट्रैक्ट, और डेफिनेटली जो कन्फ्रंटेशन है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो डाउन होनी चाहिए। सख्त बयानात, सख्त रद्द अमल, 14 दिन में हम जेल से ज़बरदस्ती निकाल लेंगे, और दूसरी तरफ से कहना कि मिस्टर अली अमीन को हम मिसेज बना के भेजेंगे, ये जो चीप स्टेटमेंट्स हैं किसी भी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आनी चाहिए। ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, मुल्क के मफादात में नहीं है। इसीलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। इसी नोट पर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।